आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, है ना। कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज है एग्रीकल्चर की, एक्चुअली होता क्या है एग्रीकल्चर। ठीक है, इन सब के बारे में, बिकॉज बेसिक है ये। सो एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन की बात की जाए अगर एग्रीकल्चर की, तो दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज एग्री एग्री प्लस कल्चर, एगेर प्लस एग्री मीन्स एगेर एंड कल्चर मीन्स कल्ट्रा। कल्चर मीन्स कल्ट्रा, और कल्ट्रा को क्या बोल सकते हैं, कल्टस। और कल्टस को क्या बोल सकते हैं, कल्टीवेशन। तो एगेर का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड सोइल, उसका मीनिंग होगा सोइल। सो अल्टीमेटली मीनिंग क्या होगा, सोइल का कल्टीवेशन। सो वो प्रैक्टिस जो कि सोइल के अंदर की जाती है, दैट इज कम्स अंडर द एग्रीकल्चर, है ना। सो एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस, एक साइंस है which encompasses all aspect of crop production, including horticulture, livestock rearing, fisheries, forestry, etc. ओके, सो एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है जो कि क्या बताती है अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, रियरिंग की बात करते हैं, फिशरीज की बात करेंगे, और फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। ओके, सो ऑल सभी का मिलके जो बना हुआ है क्या, एग्रीकल्चर। ओके, सो सबसे मिलके बना है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज अ हेड एंड ऑल आर दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात की जाए, सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक आर्ट है ये, एक साइंस है और एक बिजनेस है टू प्रोड्यूसिंग क्रॉप। क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, क्रॉप को उगाने का एक तरीका है, एक कला है, एक साइंस है, एक बिजनेस है। ठीक है, जिससे हम क्रॉप को उगा सकते हैं और लाइफ स्टॉक और इकोनॉमिकल पर्पजेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम पॉइंट उठाते हैं एज एन आर्ट, कि एज एन आर्ट कैसे है। देखिए, जब भी एग्रीकल्चर की जाती है उसके लिए स्किल्स चाहिए, स्किल्स के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी स्किल्स चाहिए। फार्मर को नॉलेज होनी कि कैसे उसे अपनी लैंड को कल्टीवेट करना है, कैसे उसको हैरोइंग करनी है, कब कब उसे डिजीज मैनेजमेंट करनी है, कब कब उसे पानी देना है। तो ऑल थिंग्स के बारे में उसके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, वन क्रॉप के बाद उसे कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, ठीक है, सेकंड क्रॉप पे कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, क्रॉप रोटेशन कैसे करनी है, एक फसल के बाद दूसरी फसल कैसे लगानी है। तो इन सब के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए जो कि एक फार्मर के पास होती है। ठीक है, तो वो एक आर्ट है। बात करें एज अ साइंस, जैसे कि हमें पता है, सॉरी, कि एज अ साइंस एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी सीड प्रोडक्शन होती है ना, सीड की प्रोडक्शन करना, क्रॉप ब्रीडिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज का आना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का बनना, पेस्ट कंट्रोल का करना, हाइब्रिडाइजेशन बनना, हर्बिसाइड का कंट्रोल करना, वाटर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज आ रही हैं उनके बारे में बताना। ठीक है, इन सब में साइंस इंक्लूड है। सो all technologies
developed on scientific principle, जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल पर डिपेंड है, सच एज क्रॉप ब्रीडिंग। अब देखो ब्रीडिंग चैप्टर अपने के अंदर क्या होता है, एक क्रॉप है, सेकंड क्रॉप है, इनको क्रॉस किया जाता है, क्रॉस करवाने से जो इनकी प्रोगेनी बनती है उसको क्या बोला जाता है, क्रॉप ब्रीडिंग। ओके, इसमें क्या करेंगे, एक प्रोडक्शन हुई थी ट्रिटिकेल। तो इसमें किया गया था, वीट को क्रॉस करवाया गया था राई के साथ, वीट को राई के साथ क्रॉस करवाया गया, तो जो प्रोडक्ट बना डेट इज ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल है ना। Production techniques, crop production economics, etc. to maximize the yield and profit. For example, new crops and varieties developed by hybridization. वो varieties, वो crop varieties जो develop की जाएंगी hybridization से। Hybridization का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ include करना, कि मेरे पास एक variety है जो कि रेजिस्टेंस है किसी डिजीज के लिए, दूसरी वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंस नहीं उस डिजीज के लिए, तो क्या चेक किया जाएगा, क्रॉस करवा दिया जाएगा। क्रॉस करवाने के बाद जो वैरायटी आएगी उसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे और इसके भी कैरेक्टर होंगे, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। नया कैरेक्टर तीसरी वैरायटी के अंदर डलवाना। ओके, ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप वो होती हैं जो कि किसी रेजिस्टेंस हो किसी पेस्ट से या फिर किसी डिजीज से। कैसे, कॉटन के अंदर एक बोलवूम होता है, ठीक है, बोलवूम का अटैक आता है जो कि अब नहीं आता है बिकॉज अब वो ट्रांसजेनिक क्रॉप बन चुकी है, ठीक है। उससे बचने के लिए एक जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, डेट इज बीटी जीन, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेज आ चुकी है बीटी सेकंड एंड बीटी थर्ड, है ना। अब जो बीटी सेकंड और बीटी थर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है सीड के अंदर, जिससे जो बोल्स होती है उसके अंदर बोल वोम का अटैक नहीं आता है। ओके, सो वो कौन सी वैरायटी है, ट्रांसजेनिक क्रॉप वैरायटी है। ओके, अब बीटी स्टैंड क्या होगा, क्वेश्चन में दिमाग में आता है कि व्हाट इज बीटी। बीटी मींस बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। ओके, पूछ लिया जाए कि फर्स्ट बीटी क्रॉप कौन सी थी, दैट वाज ब्रिंजल। So brinjal is a first BT crop, but due to some reasons, BT crop BT brinjal is not introduced in our India. Okay, but in the case of cotton, BT cotton is introduced in the cotton. Okay, so high fertilizer response, ऐसी varieties बनाई जाती है जो कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर देने पे ज्यादा रिस्पॉन्स दिया जाए। वाटर मैनेजमेंट के बारे में, हर्बिसाइड्स के बारे में, कंट्रोल वीड्स, जो वीड्स होती हैं। अब वीड्स क्या होती है, खरपतवार, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है खरपतवार। जो क्या होता है, एक प्लांट ग्रो हुआ, एक प्लांट दूसरा प्लांट तीसरा प्लांट, इनके बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स इन द मेन फील्ड इज कॉल्ड वीड्स, है ना। ऐसे प्लांट जो हमारी चाहत के बिना उगते हैं उन्हें हमने बोल दिया वीड्स। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो साइंस से टेक्निक्स आई हैं वो है केमिकल मेथड। ओके, सो अगर एक मैं बात करूं नॉर्मली एग्जांपल के रूप में, इन द वीट, द मेन वीट इज फ्लैरस माइनर। ओके, फ्लैरस माइनर हिंदी में बोला जाता है गुली डंडा या फिर गेहूं का मामा, इनके कॉमन नेम है ये, जिनको लोग बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा आता है और इसका कंट्रोल भी बहुत कम हो रहा है। सो इसके कंट्रोल को करने के लिए धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए केमिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी के अंदर साइंस का रोल है, सो इसलिए बोल दिया कि एग्रीकल्चर को एज अ साइंस भी हम कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा, दैट इज एज एन बिजनेस। एज लॉन्ग एज एग्रीकल्चर इज a way of life of the rural population, production simultaneously bound to consumption। हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन का
लाइफ को जीने का तरीका बन चुका है। ठीक है, सो क्या करते हैं वहाँ के लोग, एग्रीकल्चर ही करते हैं मेनली, है ना। एग्रीकल्चर के बिना उनका कंजप्शन नहीं होता, उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उनकी लाइफ ही नहीं चलेगी। सो रूरल पेपर ज्यादा क्या करता है, उनका वे है लाइफ को जीने का। क्या होता है, अब क्या लोग जो होते हैं, जो फार्मर होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे वो खुद खा जाएंगे ना, खुद तो खा नहीं सकते। तो जो रिमेनिंग वो होती है वो सारा का सारा कहाँ दे देता है, मार्केट के अंदर वो सेल कर देता है। तो मार्केट के अंदर सेल करता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके प्रोडक्शन का पैसा आता है ना। जब उसके पास मनी आएगी तो वो एज अ बिजनेस ही हुआ उसका। तो आजकल कुछ फार्मर्स क्या कर रहे हैं, इनको कमर्शलाइज वे में कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास जो लार्ज फार्मर है, जिनके पास 15 एकड़ 20 एकड़ से ऊपर की जमीन है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, उनको क्रॉप को ग्रो करते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उनका इकोनॉमिकल बैलेंस चलता रहता है, उनका बिजनेस बन चुका है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, मैक्सिमम नेट रिटर्न। व्हाट इज मैक्सिमम नेट रिटर्न, ये समझने की आपको बहुत बड़ी जरूरत है। कैसे, क्या होता है कि एक फार्मर ने जब सीड ग्रो किया, कोई भी क्रॉप का, ठीक है, सीड्स ग्रो करने से उसकी वाटर मैनेजमेंट का खर्चा, उसकी लेबर का खर्चा, उसके अंदर जितने भी इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स जितने भी डलेगा, तो उन सब का भी अलग कंजप्शन होगा, है ना, एक्सपेंडिचर होगा। प्लस में वाटर मैनेजमेंट करना होगा उसे। ठीक है, उसके बाद सभी के बाद में जो रिटर्न आएगा उसके पास, जो मान लो कि उसका 5 लाख टोटल उसका इनकम हुआ, है ना। तो 5 लाख में से उसका जो खर्चा लग गया वो लग गया 1 लाख सभी चीजों में। तो जो नेट रिटर्न उसके पास आया डेट इज 4 लाख। ओके, तो नेट रिटर्न कितना आ गया उसके पास, 4 लाख। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। व्हाट इज एग्रीकल्चर हम पढ़ चुके हैं। सो एक एक्ट आया था एग्रीकल्चर का, जिसे हमने बोला था एग्रीकल्चर एक्ट। कब आया था, 1947। इस एक्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया गया था, हॉर्टिकल्चर को, डेयरी फार्मिंग को, बी कीपिंग को और ब्रीडिंग को। ठीक है, लाइफ स्टेक ब्रीडिंग, इन सब को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ओके, सो एक्ट आया 1947 के अंदर। क्या क्या इंक्लूड किया गया इस एक्ट के अंदर, हॉर्टिकल्चर को इंक्लूड किया गया, फ्रूट ग्रोइंग को इंक्लूड किया गया, फ्रूट ग्रोइंग को कहते हैं पोमोलॉजी, सीड ग्रोइंग को इंक्लूड किया गया, डेयरी फार्मिंग को इंक्लूड किया गया मतलब पशुपालन को, एंड लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। उसके बाद कुछ ब्रांचेस बनाई गई एग्रीकल्चर की। सबसे पहली ब्रांचेस है एग्रोनॉमी, सेकंड वन इज हॉर्टिकल्चर, थर्ड वन इज एनिमल हस्बेंड्री, फोर्थ वन इज फॉरेस्ट्री, फिफ्थ वन इज फिशरी साइंस, सिक्स्थ वन इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड सेवंथ इज होम साइंस। सो एग्रोनॉमी क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हम करेंगे। ठीक है, जैसे वीट है, जैसे वीट हो गया, सोरगम हो गया, बार्ले, पैडी। ठीक है, इन सभी की ग्रोथ में क्या आएगा, सारा सारे में एग्रोनॉमी आएगा। मतलब जो भी फील्ड में क्रॉप्स होते हैं उन सभी को करना। दूसरा हमारा हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में 3 चीजें आएंगी। एक तो आएगा वेजिटेबल्स, दूसरा फ्रूट्स, तीसरा फ्लावर। ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब वेजिटेबल को क्या बोल दिया, ओलेरी कल्चर। ठीक है, सो स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड ओलेरी कल्चर, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल हस्बेंड्री में क्या हुआ, रियरिंग ऑफ काउ, बफलो, शिप, कैमल,
गॉट, इनके रियरिंग और केयरिंग करना, इनका पालन पोषण करना, वो सारा एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। फॉरेस्ट्री में क्या होगा? ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है, डेट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। फिशरी में क्या होगा? रियरिंग ऑफ फिशेस। अब फिशेस की कुछ वैरायटी होती है, रोहू, कटला, कटला और मृगल, ये कुछ फिशरी के अंदर वैरायटी जो यूज की जाती है, ठीक है, जो फिशेस ज्यादा ग्रो की जाती है, ज्यादा उनको पाला जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप इम्प्लीमेंट, न्यू क्रॉप इम्प्लीमेंट जो भी है वो सारा का सारा मिल आ जाएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है। और होम साइज में आपको पता है घर के अंदर जितना भी जो भी हम फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल का यूज कर रहे हैं, कैसे हम घर को मैनेज कर रहे हैं, वो सारा इसके अंदर होम साइंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट बात करते हैं किसकी? एग्रोनॉमी की। सो हम एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी वर्ड भी एक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एग्रीकल्चर किससे हुआ था? लैटिन से। याद रखना, एग्रीकल्चर ड्राइव हुआ था लैटिन से, बट एग्रोनॉमी ड्राइव हुआ किससे? ग्रीक वर्ड से। अब वो ग्रीक वर्ड कौन से है? नंबर वन, एग्रो मीन्स एग्रोज एंड नोमी मीन्स नोमोज। एग्रोज का मीन्स हो गया फील्ड, और नोमोज का मतलब मैनेज, फील्ड को मैनेज करना, ठीक है, फील्ड को मैनेज करना, इट्स कॉल्ड एग्रोनॉमी। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, सो इट इज डिफाइंड एज एग्रीकल्चर साइंस, ये एग्रीकल्चर साइंस के साथ डील करती है विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और फील्ड की मैनेजमेंट करते हैं, ये सारे इसको बोलेंगे हम क्या? एग्रोनॉमी। या फिर बोल सकते हैं कि जो एग्रोनॉमी है वो एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, की प्रैक्टिस सॉइल के अंदर सॉइल की प्लॉइंग की जा रही है, कल्टीवेशन की जाती है, कल्टीवेटर लगाया जा रहा है, लेवलिंग की जा रही है, तो वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? प्रैक्टिस ऑफ सॉइल के अंदर। वाटर मैनेजमेंट कैसे की गई है? फ्लड इरिगेशन किया गया है, वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन किया गया है, या सब सॉइल अरेंजर इरिगेशन किया गया है, या फिर ड्रिप इरिगेशन किया गया है, ठीक है। फिर आती है बात क्रॉप मैनेजमेंट की, क्रॉप को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कौन से वे में क्रॉपिंग की जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे एग्रोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड होटल्स, जिसका मीन होता है गार्डन, और कल्ट्रा, जिसका मीन होता है कल्टीवेशन, मतलब गार्डन का कल्टीवेशन करना। तो गार्डन के अंदर जो भी हम कल्टीवेशन करेंगे उसके अंदर तीन चीजें आएंगी: वेजिटेबल क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, कॉमर्शियल फ्लावर, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, इंडिविजुअल ट्रीज, shrubs, क्लाइंबर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। हम बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में बात की जाए तो वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? ओलेरिकल्चर हम पढ़ चुके हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या क्या हो गए? जो कि सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। कॉमर्शियल फ्लावर, जो कि बेचने के लिए यूज किए जाते हैं, आपको पता है, रोज, है ना, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, कलम कमल का फूल, लोटस, है ना, लोटस हो गया। इसके अलावा
ग्लैडियोलस हो गया, जी। ठीक है, ये सारे क्रॉप कौन से हो गए हमारे कॉमर्शियल, जो कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए हम ग्रो करते हैं। मेडिसिनल क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप के अंदर अश्वगंधा, सफेद मूसली, पेपर, ठीक है, कार्डेमम, ये सारा का सारा किसमें आएगा मेडिसिनल क्रॉप में, एटसेट्रा में आता है, काफी सारे होते हैं। एरोमेटिक, सुगंधित क्रॉप, जिससे हम परफ्यूम बनाते हैं, ठीक है, पाउडर्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्पाइसेस क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप्स में क्या आएगा, मिर्च, ठीक है, जैसे सौंफ, जीरा, ठीक है, टर्मरिक, ये सारा किसमें आ जाएगा स्पाइसेस क्रॉप्स में। प्लांटेशन क्रॉप, जिन्हें हम बीज से नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्लांट कर देते हैं फील्ड के अंदर। हम डायरेक्टली सीड नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे पहले उसकी नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करके हम उसको फील्ड में लगा देंगे। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ट्री, हर अलग अलग ट्रीज को लगाना। शब्स, क्लाइंबर, क्लाइंबर क्या होते हैं, जो कि एक पेड़ के सहारे ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि हमने फसल को काट लिया, फसल को हार्वेस्ट कर लिया, फसल को हार्वेस्ट करने के बाद जब हमारी फसल हार्वेस्ट हो गई, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको मैनेज करना। कैसे कि कोई फसल में जो हमने हार्वेस्ट किया वो खराब तो नहीं हो रही है, उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करना, उसकी स्टोरेज करना, वो सारा सारा किसमें आ जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। लाइक जो गेहूं होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट 8 से 12 होना चाहिए जब हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये सब देखा जाता है किसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेसिंग, कि हमने कोई क्रॉप को ग्रो किया, ठीक है, हमने लाइक क्रॉप को ग्रो कर लिया, हमने मैंगो को ग्रो कर लिया, उसकी प्रोसेसिंग में क्या बना सकते हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए फैक्ट्रीज में भेज देंगे, वहां से उसका पल्प बन जाएगा, जूस बन जाएगा, उसकी जैम बन जाएंगे। सो ये ऑल आर इन द कम ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है क्लास। सो आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।